बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो लास्ट स्टेप जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड डीएनए था। उसमें हमने कहा था कि डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनमें से दो डिस्कस किए थे। एक केमिकल मेथड है जिसमें हमने प्राइमरीली हीट सोकिंग कैल्शियम क्लोराइड हीट सोकिंग मेथड डिस्कस किया, जिसमें हम सबसे पहले सडनली उसको हीट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर उसी टाइम पे उसको कूल कर देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजिंग पे विद इन 1 मिनट। ये एक्टिविटी 1 मिनट के अंदर करनी है, जिसकी वजह से पोर्स एक्सटेंशन हो जाती है इकोलाई के सेलुलर मेम्ब्रेन में और वो अपटेक कर सकता है हाइब्रिड डीएनए को। दूसरा मेथड जो हमने इसमें डिस्कस किया है वो इलेक्ट्रोपोरेशन है। हमने कहा कि हम एक इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करके तो फिर हम उसमें पोर्स बना सकते हैं। अगर हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई भी पल्स इंड्यूस कर दें, हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो, नॉर्मली हम शॉर्ट पल्स्ड हाई वोल्टेज मेथड यूज करते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन देता है। तो वो हमने बहुत शॉर्टर टाइम के लिए करना होता है, यानी कि अगर हमने लो वोल्टेज किया है तो हम उसको 10 to 15 मिली सेकेंड्स के लिए करते हैं, और अगर हमने हाई वोल्टेज शॉर्ट पल्स किया है तो वो 10 माइक्रो सेकेंड्स के लिए किया जाता है। इससे जो है वो तकरीबन एक यूनिफॉर्म किस्म का साइज अटेन हो जाता है, उसमें पोर अटेन हो जाता है जो कि फिर हम उसमें फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्लाज्मिड को। एक तीसरा मेथड है जिसको हम पार्टिकल गन डिलीवरी कहते हैं। ये एक्चुअली डीएनए गन भी कहलाती है। तो जैसे नॉर्मली गन हम कहते हैं कि वो बुलेट फायर करने के लिए होती है, तो ये डीएनए फायर करने के लिए होती है। यानी कि गन नेम बाय मींस ये है कि हमने एक एक्सेलरेटर ऐड करना है जो कि कोई डिवाइस एक्सेलरेट कर सकती है। डिवाइस एक्सेलरेटेड है जिसने एक वेलोसिटी दे देनी है, हाई डिग्री ऑफ वेलोसिटी दे देनी है। वो ये वेलोसिटी दे देगी कि वो न्यूक्लियाई, अगर हम ऊपर से सेल के ऊपर उसको फायर कर दें तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म क्रॉस करे, न्यूक्लियाई को क्रॉस करे और सीधा जाके न्यूक्लियाई के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ जाके वो अटैच हो जाए, उसके साथ जाके वो वहां पे डिलीवर हो जाए। तो वो डीएनए जब अनवाइंड हो रहा होगा तो उसको अपटेक कर लेगा, क्योंकि वो भी क्रॉस साइड्स होंगी, वो भी कट होगा, उसी तरह से वो भी उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएगा। इसको हम गन डिलीवरी कहते हैं। तो ये पार्टिकल गन डिलीवरी से मुराद पार्टिकल मींस डीएनए या आरएनए है, और गन डिलीवरी डीएनए आरएनए एक्चुअली कोटेड है। आरएनए और डीएनए कोटेड ऑन सम पार्टिकल्स। तो पार्टिकल एक्चुअली उसमें से, क्योंकि गन में से तो हम किसी ना किसी सॉलिड चीज को निकाल सकते हैं, तो हमने डीएनए या आरएनए को उस पार्टिकल के ऊपर कोट किया था। नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल है टंगस्टन के पार्टिकल या गोल्ड के पार्टिकल। गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर है। उसके ऊपर हमने डीएनए को कोट किया होता है, ये हाइब्रिड डीएनए कोट किया होता है। तो हम उसको एक डिवाइस में डाल देते हैं जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, जिसको जो कि एक डिग्री ऑफ वेलोसिटी गेन कर सकती है, जिससे वो प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर, किसी में भी, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट ह्यूमन सेल पे तो नहीं हुए, इसके हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये थेरेपी में नहीं है। थेरेपी में अभी प्लांट सेल्स के ऊपर है और एनिमल्स के ऊपर है। तो वो आइदर प्लांट सेल के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं तो वो आरएनए होता है, वो राइबोसोम में जाके तो पार्टिसिपेट कर देता है, या फिर वो डायरेक्टली न्यूक्लियाई के अंदर अगर वो डीएनए होता है तो। अच्छा, तो ये जो एक्सेलरेशन डिवाइसेस हैं ये दो तरह की मोस्ट इफेक्टिव और सक्सेसफुल डिवाइसेस हमने जनरेट की हुई हैं पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए। एक जो है उसमें हम हीलियम गैस को यूज करते हैं। तो हीलियम, प्रेशराइज्ड हीलियम गैस का सिलेंडर होता है, उसके सिलेंडर से एक माइक्रो पिन होती है, नीडल, उसमें एक ओपनिंग होती है, तो वहां से गैस स्क्वीज करके बाहर आती है। तो वहां पे पार्टिकल फिल होते हैं सामने। तो जैसे ही वो पीछे से गैस स्क्वीज करती है तो एक पार्टिकल फायर हो जाता है, तो वो एट द स्पीड ऑफ अ गैस इवैक्यूएशन, प्रेशराइज्ड गैस, वो बाहर चलता है। तो ये एक डिवाइस है जो कि प्रेशराइज्ड हीलियम गैस कहलाती है। दूसरा एक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जो कि वाटर के ड्रॉपलेट से जनरेट की जाती है जब उसको हम हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर मैं एक वाटर के पार्टिकल के अंदर करंट पास करा दूं तो वाटर ऑफ ड्रॉपलेट का जो ड्रॉपलेट है वाटर का, वो एक स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करने लग जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहलाती है पार्टिकल की।
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से जब वो मूव करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता जाता है, जैसे ही वो मूव करता है तो एनर्जी रिलीज करता जाता है। जो एनर्जी वो रिलीज करता है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है टू गिव द वेलोसिटी टू गोल्ड पार्टिकल और टंगस्टन पार्टिकल कोटेड विद डीएनए। इस तरह की डिलीवरी जो है वो पार्टिकल गन डिलीवरी कहलाती है। अच्छा, इसके बाद हमने जो डिस्कस करना है वो उससे अगला नेक्स्ट टॉपिक है, अगर ये चलेगा तो। अच्छा, उसके बाद जब हमने उसको उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया है, अगर वो ट्रांसफॉर्म कर दिया, फॉर एग्जांपल हम लेके चले थे प्लाज्मिड, वन कमिंग बैक अगेन टू द प्रिलिमिनरी टेक्निक जिसमें हम प्लाज्मिड को लेके चले थे। तो प्लाज्मिड में हम इंसुलिन का डीएनए लेके चले थे। तो अगर हमने इंसुलिन और प्लाज्मिड जो कि इकोलाई में डाला हुआ था वो हमारे पास है, तो अब हमने वेरीफाई करना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है प्लाज्मिड की इनसाइड द इकोलाई, तो क्या इकोलाई ने वो प्लाज्मिड ले लिया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है उसमें या नहीं हुआ। हमने तो ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म लगा दिया, यानी कि हमने उसमें कैल्शियम क्लोराइड सोकिंग कर दी, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड सोकिंग कर दी थी। कैल्शियम क्लोराइड के अंदर हमने इकोलाई डाल दिया, हमने इसमें प्लाज्मिड डाल दिया और हमने उसको हीट सोक कर दिया और फिर हमने उसको उसी टाइम पे कूल कर दिया। तो इतने में उसने उसके पोर वाइडर हो गए और वो प्लाज्मिड जो है उसके अंदर मूव करना शुरू हो गया, मूव कर गया। तो ये प्रोसेस फॉर एग्जांपल हमने अडॉप्ट कर लिया था, तो अब हमने वो दोबारा से उसको मेल्ट कर लिया है, तो वो इकोलाई दोबारा से हमें गेन हो गया। तो अब हमने वो इकोलाई चेक करना है कि इकोलाई ने प्लाज्मिड गेन किया है या नहीं किया। तो इसके लिए एक मेथड है जो कि हम नॉर्मली इकोलाई, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इकोलाई जो है वो ग्रो कर सकता है इन अ मीडिया, और सम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इकोलाई के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, और सम एंटीबायोटिक्स हैं जिसके अगेंस्ट इकोलाई ने रेजिस्टेंस जनरेट की हुई है, और रेजिस्टेंस ड्यू टू ओनली प्लाज्मिड है। इकोलाई में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे उसने रेजिस्टेंस गेन की है, वो प्लाज्मिड ने गेन किया। अगर इकोलाई का प्लाज्मिड है तो वो हमें पता है वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, इकोलाई टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। इकोलाई किल नहीं होगा जब हम टेट्रासाइक्लिन के साथ टेट्रासाइक्लिन इकोलाई के अगेंस्ट देंगे एंटीबायोटिक, तो इंस्टेड वो टेट्रासाइक्लिन जहाँ पे होगा वहाँ पे वो उसको डाइट के तौर पे यूज करेगा और जोन ऑफ प्रमोशन बनाना शुरू कर देगा। तो माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड यूज किया जा सकता है टू एवेलुएट दैट इकोलाई have transformed plasmid or it haven't transformed plasmid. If a E. coli have transformed a plasmid, then it will produce a gene that is resistant to tetracycline. And if it have not transformed, it will be without a plasmid. And without plasmid, E. coli is not resistant to tetracycline. It will be killed. So microbial methods are actually based on the measurements and evaluations of zones of inhibition or zones of promotions. Zones of inhibition in case of microbial methods actually are based on the measurement and evaluation of zone of inhibition that a microbial growth have assessed or promotion that a microorganism have possessed. तो माइक्रोबियल मेथड से हम मेजर कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे कहते हैं हम इसको। तो ऐसे आपने पहले पढ़े हुए हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक डिफरेंस। तो बस इकोलाई को हमने कोई स्पेसिफिक ऐसे एगर के अंदर डालना होता है। तो एक एगर जिसको मुलर हिल्टन एगर कहते हैं, ये इकोलाई के लिए इकोलाई की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो प्रोसीजर एक सिंपल सा ये मैंने आपके सामने लिखा है, अगर आप को थोड़ा सा पहले से पता हो तो ये इजीली आप रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे। इन टर्म ऑफ रिवीजन हमने एक एगर मीडिया बनाया, जैसे मुलर हिल्टन एगर मीडिया बनाया, उसको हमने ऑटोक्लेव में स्टरलाइज कर लिया। जब वो कूल हो गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, तो उसके अंदर हमने वो इकोलाई जो हमने ट्रांसफॉर्म जिनमें किया, ट्रांसफॉर्मेशन की है, बहुत सारा हाइब्रिड डीएनए थे, बहुत सारे इकोलाई थे, हमने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन की, बहुत बड़ा इनोकुलम जो है वो हमारे पास बना हुआ है इकोलाई का। तो वो हमने इनोकुलम जो है वो एगर प्लेट के अंदर डाल दिया और उसको शेक कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने इनोकुलम बनाया है
एक कॉलोनी को उठाया, एक इकोलाई को उठाया था, फिर उसको ग्रो करा के हमने एक इनोकुलम बनाया, फिर दूसरे को उठा के दूसरा बनाया, तीसरे को उठा के तीसरा बनाया, इस तरह हमने बहुत सारे इनोकुलम बनाए हुए हैं। तो हम एक प्लेट के अंदर एक इनोकुलम डालते हैं, दूसरी प्लेट में दूसरा, तीसरी में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हम डाल देते हैं। या फिर हम इन्हें एक ही अगर इनोकुलम बनाया हुआ था तो हम एक ही मीडिया के अंदर डाल देते हैं, तो सारे मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो वाला इकोलाई भी जिसमें प्लाज्मिड है और वो वाला इकोलाई भी जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक ही इनोकुलम था हमारे पास, हमने वो एक ही इनोकुलम जो है वो एक ही इनोकुलम ऐड कर दिया था सारे मीडिया के अंदर, तो वो इकोलाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिसमें प्लाज्मिड है और जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हमने इसको मीडिया को पेट्री डिशेस में डाल देना है, पेट्री प्लेट्स में डाल के हमने इसको सॉलिडिफाई होने देना है, हार्डन होने देना है। उसके बाद हमने उसमें माइक्रो वेल्स बना देने हैं एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, हमने उसमें वेल्स बना के उसमें टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक डिस्क लगा देनी है हर एक वेल के अंदर। तो क्योंकि इकोलाई सारे मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था तो इकोलाई एगर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि एगर में वो ग्रो करता है। तो इसको हमने इंक्यूबेट अगर कर दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 2 डेज, 1 to 2 डेज, तो फिर उतनी देर में इकोलाई ग्रो कर देगा। अगर तो इकोलाई जहाँ पे इकोलाई के गिर्द हमने जहाँ टेट्रासाइक्लिन लगाई है वहाँ पे जो इकोलाई एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो इकोलाई प्लाज्मिड कंटेन करते होंगे तो वो उस जगह पे किल नहीं होंगे, इंस्टेड वो टेट्रासाइक्लिन को एज अ डाइट यूज करके वहाँ पे ज्यादा ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, वहाँ जोन्स ऑफ प्रमोशन बनाना शुरू कर देंगे। और अगर वो उनके अंदर इकोलाई नहीं होगा, वो कहीं एंटीबायोटिक के पास होगा, तो वो वहां पे जोन ऑफ इनहिबिशन बनना शुरू हो जाएगा। तो जहां जोन ऑफ इनहिबिशन बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये यहाँ पे वो इकोलाई एग्जिस्ट करते हैं विच आर डिवॉइड ऑफ प्लाज्मिड। और जहाँ पे जोन ऑफ प्रमोशन एग्जिस्ट करेगा या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ जोन ऑफ इनहिबिशन है, वहां पे इकोलाई कंटेन्स दोज इकोलाई प्रेजेंट विच कंटेन्स प्लाज्मिड। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला मेथड जो है हमारा वो लास्टली जब हमने ये देख लिया कि हमने अब एक वेक्टर ले लिया है, वो वेक्टर जो है वो उसके अंदर एक माइक्रोसोम फॉर एग्जांपल ले लिया, उसमें वो वेक्टर है, वो वेक्टर की एबिलिटी है कि वो जीन को आगे ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि क्योंकि प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड एक्सप्रेस कर सकता है, जब इक्वलाई डिवाइड करेगा तो प्लाज्मिड एक्सप्रेस करेगा। और अगर प्लाज्मिड के अंदर हमने वो जीन डाल दिया है, डीएनए डाल दिया है जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि हमने इंसुलिन बनाने वाला डीएनए जो है वो हमने उसके प्लाज्मिड में डाल दिया था, प्लाज्मिड भी था और डीएनए वो भी डाल दिया था। तो अब जब प्लाज्मिड का तो काम है जब भी इकोलाई ने रेप्लिकेट करना है तो वो प्लाज्मिड ने भी रेप्लिकेट करना है। तो जब इकोलाई रेप्लिकेट करेगा तो प्लाज्मिड का क्या काम है? प्लाज्मिड का काम है कि वो रेप्लिकेट करके प्रोटीन बनाएगा जो इकोलाई में रेजिस्टेंस जनरेट कर रही है या इकोलाई को ज्यादा सुपीरियर कर रही है। हमने उसके साथ एक डोज ऑफ एंटीबायोटिक भी दी हुई है, तो जैसे ही वो डोज जो कि इकोलाई को किल कर सकती है, तो वो डोज जो कि इकोलाई को किल करती है वो इकोलाई को किल कर देगी, वो डिवाइड करेगा, वो इकोलाई को किल कर देगी। लेकिन जो प्लाज्मिड प्रोटीन बनाएगा वो उसकी रेजिस्टेंस के लिए बनानी थी उसने, लेकिन वो तो बना रहा होगा इंसुलिन, वो उतनी इंसुलिन वो सिक्रीट करता जाएगा। तो ऑन एवरी डिवीजन 1 माइक्रोलीटर इंसुलिन विल बी सिक्रीटेड। तो इसको कहते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो ये हमने वेरीफाई करनी है कि वेदर our bacteria or our vector is actually expressing a gene or it is not expressing a gene। अगर तो ये मैंने एग्जांपल जो आपको दिया वो वाली है तो वो ठीक है, अदरवाइज हमारी और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसमें हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देते हैं उसके अंदर होस्ट सेल्स के अंदर। तो उसमें हम देखते हैं एक्सप्रेशन के वो एक्सप्रेस है ये करता है या नहीं करता। तो हमने क्या किया, हमने जो ट्रांसजीन था यानी कि जो प्लाज्मिड और हमारा होस्ट हमारा डोनर का डीएनए था, इसको हम कहते हैं ट्रांसजीन, क्योंकि ये होस्ट जो है अच्छा जी। तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन चेक करने के लिए अब हमने जो ट्रांसजीन बना लिया है यानी कि जो हाइब्रिड डीएनए बना लिया है, और वो हाइब्रिड डीएनए जो है वो हाइब्रिड डीएनए जो है वो हमने इकोलाई के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है।
तो वो अब हमने चेक करना है कि क्या वो जीन को एक्सप्रेस करता है या नहीं करता जब हम उसको नई इन्वायरमेंट में डाल देते हैं, यानी कि अब हमने उसको होस्ट में डाल दिया। तो इसके लिए हम कोई ना कोई एनिमल सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल या कोई प्लांट सेल सेलेक्ट करेंगे। तो इन द केस जो हमने कहा है इंसुलिन, तो हम एक एनिमल सेलेक्ट कर लेते हैं, वो एनिमल जिसमें इंसुलिन नहीं होती, जिसमें पहले से इंसुलिन जनरेट नहीं हो रही। तो एनी और एनिमल जिसमें पहले से वो प्रोटीन नहीं है, अगर वो उसमें कोई और प्रोटीन आ जाएगी तो वो उसके लिए एक फॉरेन प्रोटीन कहलाएगी, यानी कि वो कहलाएगी उसके लिए एक एंटीजन। जब वो एंटीजन होगी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो इंसुलिन की एंटीबॉडीज, हमें पता है कि इंसुलिन की एंटीबॉडीज कौन सी हैं। तो इंसुलिन की एंटीबॉडीज डेवलप हो जाना शुरू हो जाएंगी माइस के अंदर। तो हमने इकोलाई का इनोकुलम लिया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द माइस, यानी कि ये भी अब ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है। तो मैंने एक लिखा है माइक्रो इंजेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स माइक्रो इंजेक्शन भी है, मैक्रो इंजेक्शन भी है। जैसे हमने 3 पढ़े हैं ना, केमिकल मेथड हमने पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रोपोरेशन पढ़ा है, इसी तरह हमने फिर पार्टिकल गन डिलीवरी पढ़ा है, इसी तरह माइक्रो इंजेक्शन भी है, मैक्रो इंजेक्शन भी है, और भी 3-4 मेथड है हमारे। तो हमने एक नॉर्मली एनिमल्स में जो लगाते हैं वो फिर माइक्रो इंजेक्शन होता है। तो माइक्रो इंजेक्शन से हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इकोलाई को एनिमल माइस के अंदर। माइस के अंदर वो हमने इंजेक्ट कर दिया है। ये माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली हम सेल्स के अंदर लगाते हैं, यानी कि उसके जो बोन मैरो सेल्स होते हैं उनमें लगाया जाता है। तो बोन मैरो सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है इकोलाई जाके। जब वो बोन मैरो सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा तो वो बोन मैरो सेल्स तो डिवाइड करते रहते होते हैं, तो उसके साथ वो भी इकोलाई भी उसी तरह से डिवाइड होता रहता है। और हमने एक एंटीबायोटिक डोज भी लगाई होती है, तो इकोलाई किल होता रहता है, लेकिन वो जो प्लाज्मिड डिवाइड होता रहता है वो अपनी प्रोटीन बनाता रहता है। तो इकोलाई, क्योंकि ये बोन मैरो सेल में मल्टीपली डिवाइड होना है, तो उन्होंने उसके साथ वो डिवाइड करते रहना इकोलाई, क्योंकि वो तो इन्फेक्ट हो गए इकोलाई से। तो उन्होंने इस सारों ने डिवाइड होना इकोलाई समेत। तो वो जैसे ही एक डिवीजन होती है वो उसको किल कर दिया जाता है, एंटीबायोटिक किल कर देती है, लेकिन वो बोन मैरो फिर डिवाइड करता है तो दूसरी डिवीजन आ जाती है। इस तरह से ये एक फैक्ट्री बन जाती है जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करती रहेगी। ये एक तरीका है मैंने आपको ये, लेकिन ये फैक्ट्री बनाने का तरीका और भी है। एक्चुअली हम इकोलाई को यूज नहीं करते, हम सीधा ही यही जो हमारा वेक्टर होता है वो सीधा वेक्टर ही इंजेक्ट करते हैं। सीधा वेक्टर इंजेक्ट करने का ये फायदा होता है कि हमें फिर माइक्रोजम किल नहीं करना पड़ता। वेक्टर क्योंकि वो कुछ एक्सप्रेशन देता है, वो प्रोटीन्स बनाता है, तो वो प्रोटीन वही बनाएगा जो हमें चाहिए, या कुछ वो वेस्ट प्रोटीन बनाएगा। वेस्ट प्रोटीन निकल जाती है बॉडी में से, जो हमें चाहिए वो प्रोटीन फंक्शनल हो जाती है। अच्छा, हमने माइस में लगा दिया तो माइस में इंसुलिन डेवलप होना शुरू हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उसमें इंसुलिन है नहीं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो जो एंटीबॉडीज हैं वो हम कलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि हाउ मच इंसुलिन इज बीइंग सिक्रीटेड। तो इसको हम कहेंगे, ये माइक्रोटाइटर टेक्निक्स होती हैं, तो वो हमें फिर एक्सप्लेन कर देती हैं कि कितनी इंसुलिन एक्चुअली प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, ये था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस। अब इसी में थोड़ी सी एक एग्जांपल है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही एक टाइप है, जिसमें हमने कहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी जीन की एक्सप्रेशन को बढ़ा रहे हैं। हम यानी कि एक जीन जो कि एक्सप्रेसिव नहीं है, हम उसकी एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट कर रहे हैं, यानी कि हम एक फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर रहे हैं। फॉल्टी जीन की जगह हम एक हेल्दी जीन डाल रहे हैं, तो वो हेल्दी जीन वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा जो वो पहले नहीं बनाता। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही नहीं है जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, प्रॉब्लम जो है वो ये भी है कि कुछ जीन ओवर एक्सप्रेस करते हैं। तो जब वो ओवर एक्सप्रेस करते हैं तो ओवर एक्सप्रेशन की वजह से भी एक डिजीज होना शुरू हो जाती है। तो ओवर एक्सप्रेशन में जैसे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड के सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कैंसर सेल्स हैं, वो कैंसर एक सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड करना शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ जीन की वजह से होता है, वो जीन वैसा हो जाता है जो कि उसको प्रोलिफरेट भी कराता है। तो हम क्यों ना हम वो जीन मॉडिफाई कर दें जो कि प्रोलिफरेशन करा रहा है उस सेल के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर वो प्रोलिफरेशन करा रहा है, हम उसको मॉडिफाई कर दें कि वो उसकी एक्टिविटी को ही सप्रेस कर दे, उसकी वो जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी है उसको सप्रेस कर दें। तो ये ज़्यादा बेटर होगा इंस्टेड के हम उसको रोकें। रोकने से बेटर है उसको हम जड़ से ख़त्म कर दें। तो इस टेक्निक को, जिसमें हम किसी भी एक जीन की कोई भी एक्सप्रेशन जो है उसको हम सप्रेस कर देते हैं या उसको रोक देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं। इंटरप्रेट
इंटरप्शन कर देते हैं उसमें, तो इंटरप्शन कर दी जाए या उसको सप्रेस कर दिया जाए, तो ये जीन साइलेंसिंग कहलाती है। जीन साइलेंसिंग दोनों लेवल पे हो सकती है। जब वो ट्रांसक्राइब होना है, ट्रांसक्रिप्शन होनी है उसकी, तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे डीएनए से आरएनए बनना है, तो उस लेवल पे हम उस जीन को सप्रेस कर सकते हैं कि आरएनए ही ना बने, वो वाला जो कि ओवर एक्सप्रेसिव है, तो वो आरएनए नहीं बनेगा तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी। दूसरा, या फिर हम उसको कर सकते हैं कि हम उसको ट्रांसलेशनल लेवल पे, जब वो आरएनए तो बन गया है, तो आरएनए जो है प्रोटीन बना रहा है, तो वो आरएनए का कुछ पोर्शन डीएक्टिवेट हो जाए, तो वो जो डीएक्टिवेट हो चुका होगा वो पोर्शन फिर एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो यूजफुल टेक्निक है हमारी जीन रेगुलेशन के लिए। जिस तरह से जीन ऑगमेंटेशन या जीन का एक्सप्रेशन बढ़ाना एक यूजफुल है, इसी तरह जीन को साइलेंस करना भी एक यूजफुल टेक्निक है। तो जीन साइलेंसिंग की जा सकती है बोथ एट ट्रांसक्रिप्शनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल लेवल। जो ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग होती है वो डीएनए को मॉडिफाई करने से होती है, उसमें हम मिथाइलेशन कर देते हैं हिस्टोन्स की, यानी कि हम एसिटाइलेट कर देंगे अगर हिस्टोन्स को, तो हिस्टोन्स के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे, तो हिस्टोन्स की जो मिथाइलेशन होगी उसकी वजह से वो ग्रुप रेप्लिकेट नहीं कर सकता, वो ग्रुप एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जहां पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा वो वाला पार्ट जीन का एक्सप्रेसिव नहीं रहता। तो अगर हम मिथाइलेशन कर दें किसी भी जगह की तो वो वहां से प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा, दूसरा हमने कहा है कि एक प्रमोटर ग्रुप होता है। प्रमोटर वो होता है जहां से उसने रेप्लिकेट करना शुरू करना है, जहां से उसने प्रोटीन बनानी शुरू करनी है। प्रमोटर ने आके अटैच होना होता है राइबोसोम 50S पे और 30S पे, जिसके ऊपर फिर 50S ने आके लगना होता है। तो ये प्रमोटर अगर नहीं होगा या प्रमोटर जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो अटैच नहीं कर सकता टू 30S, तो वो प्रोटीन नहीं बनेगी, वो आरएनए नहीं लगेगा आके राइबोसोम के ऊपर। तो ये जब हम अगर मिथाइलेशन कर दें हिस्टोन की, तो जो मिथाइलेशन है वो मिथाइलेशन नॉर्मली प्रमोटर ग्रुप के एरिया की जाती है। जब वो प्रमोटर ग्रुप के एरिया की मिथाइलेशन हो जाती है तो प्रमोटर कॉपी ही नहीं होता। जब वो कॉपी ही नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, तो डीएनए से जो प्रमोटर आरएनए में आना था वो प्रमोटर नहीं आया, तो जिसकी वजह से वो उसकी नहीं बनेगी, नई प्रोटीन नहीं बनेगी। दूसरा, इसमें हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं, जिसमें हमने ये कहा है कि आरएनए को हम साइलेंस कर सकते हैं। तो हम जो जीन के जो ट्रांसक्रिप्शन हुई है आरएनए में, उसको हम एक ग्रुप अटैच कर देते हैं, जिस ग्रुप को हम डाइसर ग्रुप कहते हैं। आरएनए की साइलेंसिंग के लिए हम डाइसर ग्रुप अटैच करते हैं। डीएनए की साइलेंसिंग के लिए हम मिथाइलेशन करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन। यहाँ पे हम डाइसर ग्रुप लगा देते हैं। डाइसर मॉलिक्यूल जो है वो राइबोन्यूक्लियेज होता है, यानी कि ये एक एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियेज। वो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम हम उसके ऊपर अटैच कर देते हैं, कम्प्लेक्स बना देते हैं, आरएनए को कम्प्लेक्स कर देते हैं विद राइबोन्यूक्लियेज। तो ये जो आरएनए राइबोन्यूक्लियेज है, इसका काम है, या डाइसर मॉलिक्यूल जो है ये डिग्रेड कर देता है उन तमाम आरएनए के स्ट्रक्चर्स को जिसके ऊपर जाके ये अटैच करता है, जिसके साथ इसका कम्प्लेक्स बनता है, उस सारे आरएनए को ये वहां से डिग्रेड कर देता है या उसको डाइजेस्ट कर जाता है। अच्छा, लाइट शायद चली गई है। तो डाइसर मॉलिक्यूल फिर जब डिग्रेड कर देता है तो वो फिर साइलेंसिंग हो जाती है, वो जीन एक्सप्रेस नहीं करता तेजी से। अब फिर और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में जो एफिशिएंसी इन्वॉल्व होती है कि हम उस आरएनए को ही सिर्फ टारगेट करें जिसको हमने डिग्रेड करना है, हम सारे आरएनए को टारगेट करके सारे को डिग्रेड ना कर दें, तो ये एक डिफिकल्ट होता है। तो नॉर्मली हम कैंसर्स को सप्रेस करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए आरएनए के ऊपर, वो आरएनए जो कि ये सेल्स की डिवीजन कर रहा है उसके ऊपर डाइसर मॉलिक्यूल लगाते हैं, राइबोन्यूक्लियेज लगाते हैं। तो वो हमने बड़ी एक्यूरेसी से करना होता है कि वो कहीं दूसरे किसी मॉलिक्यूल के ऊपर ना लग जाए।